रंगों का परिचय ये होता है कि वो आशावादी होते हैं और रंगों का लक्ष्य ये होता है कि वो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएँ। और इसी संदेश के साथ होली के इस पावन पर्व पर हम एक खास पेशकश लेकर आ गए हैं और निवेश की एबीसीडी मुनाफे के रंग में आज मैं आ गई हूँ डीएसपी म्यूचुअल फंड के दफ्तर में और यहाँ पर मुलाकात हो रही है कल्पेन पारेख जी से। स्वागत है आपका और होली की ढेरों शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद, आपने इस पेशकश के लिए समय निकाला। और मुनाफे के रंग मतलब पोर्टफोलियो और निवेश को लेके मुनाफे के रंग की तो बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले बाजार जो रंगीला हो रखा है उसके बारे में कुछ बताएं। शुभ होली आपको और आपके व्यूअर्स को। बाजार हमेशा रंगीला होता है। हाँ। आपने जब भी मेरे साथ इंटरव्यू किया है कोई ना कोई रंग दिखता है, या तो वो पीला होता है या ग्रीन होता है या रेड होता है। लास्ट वीक रेड था, आज फिर से ग्रीन है। तो ये रंग तो हर दिन बदलते हैं। हमारे जो गोल्स है वो नहीं बदलते हैं और हमारे जो गोल्स है एज निवेशक ये अलग अलग समय के होते हैं। तो हमें बाज़ारों के रंग से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। हमें अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रख के एक पोर्टफोलियो, एक रणनीति जो हम बनाते हैं, एक एसेट एलोकेशन बनाते हैं, उसको पकड़ के रख के आगे चलना है। और जब जब बाज़ार ज़्यादा उतार चढ़ाव लेके आए तब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। जब बाज़ार गिरता है तो यूनिट्स खरीदने में तेज़ी हो सकती है। तो यूनिट्स को अच्छा लगता है क्योंकि सस्ते भाव हो जाते हैं, तो आप ज़्यादा यूनिट्स खरीद सकते हो। और उसी तरह से जब बाज़ार बहुत ज़्यादा हद से स्पीड से आगे बढ़ जाता है तब एनएवी बहुत स्पीड से बढ़ जाती है। अगर उसका एक डिज़ायर्ड रन रेट होता है उससे ज़्यादा स्पीड से अगर बढ़ जाती है, वो 1 in 7-8 years ऐसा एक्सट्रीम आता है, तो उस समय पे इन्वेस्टर अपने एसेट एलोकेशन को थोड़ा ट्वीक करके अपने पोर्टफोलियो को और सेफर बना सकते हैं। तो मंदी में पोर्टफोलियो को अग्रेसिव बनाने की ज़रूरत है और तेज़ी में उसे थोड़ा डिफेंसिव बनाना। बिल्कुल, ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो हमेशा सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा तबका जो कि शायद धीरे धीरे बड़ा हो रहा हो निवेशकों का, वो ऐसा तबका है जो कि पिछले 2-3 साल में पहली बार बाजार में आया है। आपसे मेरे ख्याल से कई बार इस मुद्दे पे हमारी बातचीत भी हुई है और कहने का मतलब ये है कि उन्होंने हमेशा बाजार की एक तरफा ही चाल देखी है। उन्होंने किसी तरह का उतार चढ़ाव देखा नहीं है। पिछले 2-3 सालों में जो उन्होंने गेंस देखे हैं वो गेंस उनको लगातार लगता है कि बरकरार होंगे, काफ़ी लंबे समय तक होंगे। तो जो बुनियादी बातें आप कह रहे हैं वो सुनने में शायद उनको समझ में आ रही हो, लेकिन उसको जब अमल में लाना होगा, खासतौर से इस समय, और वो भी मिड कैप स्मॉल कैप्स को देखते हुए आपके पोर्टफोलियो में बढ़िया से बढ़िया रिटर्न्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बातें अमल में लाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि एज एन इन्वेस्टर हम सब ऑब्वियसली चाहते हैं कि हम रातों दिन जो है जल्दी जल्दी अमीर हो जाएं और कमाई करें। तो अमल में कैसे लाएं इन सब बातों को? मुश्किल है। हाँ। और शायद मोस्ट इन्वेस्टर्स नहीं करेंगे, नहीं समझ पाते हैं। हाँ। क्योंकि हमारा जो वायरिंग है एज ह्यूमन बींग्स, जो सदियों का या हज़ारों सालों का जो वायरिंग है, वो एक्चुअली हमें अच्छा इन्वेस्टर बनाने के रास्ते में बीच में आता है। अच्छा इन्वेस्टर वो है कि जिसमें धैर्य है, या अच्छा इन्वेस्टर वो है जिसने अच्छा खासा रिटर्न बनाया है, पोर्टफोलियो पे कमाई की है? अच्छा इन्वेस्टर वो है जिसने लंबे समय तक ठीक ठाक रिटर्न बनाया है। जैसे हमें लगता है कि आई वॉन्ट टू अर्न वेरी हाई रिटर्न्स। मेरा ये मानना है अच्छा इन्वेस्टर वो है जो वेरी हाई पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए रीजनेबल रिटर्न बना सके। तो कम समय के लिए बहुत ज़्यादा रिटर्न बनाने से अच्छा है कि बहुत ज़्यादा समय के लिए हम रीजनेबल रिटर्न बनाएं। अच्छा इन्वेस्टर वो है जो टिका रहे, जो गेम के बाहर अगर निकल गया, तीसरे ओवर में अगर आउट हो गया, पहले 2 ओवर में आपने 6 मार लिया और तीसरे ओवर में अगर विकेट चली गई तो आप गेम नहीं जीत पाओगे। तो इसमें टिके रहना बहुत ज़रूरी है और इसे हम कंपाउंडिंग बोलते हैं कि अगर आप टिके रहे 10, 20, 30 साल के लिए, 12% के रिटर्न पे 30 साल में पैसा 30 गुना बड़ा हो जाता है। लेकिन उसी 12% पे अगर 30 साल का होराइजन 70-75 साल होगा, और एक रीज़न बता रहा हूँ क्यों मैंने ये नंबर बोला है, तो ये पैसा 30 गुना जो है वो 75 टाइम्स नहीं लेकिन 4900 टाइम हो जाता है। तो ये जो रिटर्न का गेम है वो लेंथ से आता है, टाइम से आता है, सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न से नहीं आता है। तो टिका रहना ज़रूरी है और टिके रहने के लिए बाजार में पैसा लगा के बाजार से दूर जाना ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दूर कैसे जाया जाए? क्योंकि अभी आप मिड कैप स्मॉल कैप, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा गर्म है, फ्रॉती कह लीजिए, बबल कह लीजिए, ये तमाम बातें जो हैं जो इनके लिए इस्तेमाल की जा रही है, तमाम एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं कि बहुत हाई हो चुके हैं वैल्यूएशन, स्ट्रेस टेस्ट कराया गया है, उस पर हम बाद में आएंगे जहाँ पे डीएसपी के फंड्स की बात होगी। लेकिन बाजार में बने रहने के लिए बाजार से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। क्या ये वो समय है कि थोड़ा सा कुछ सेक्शन से आप दूर हो जाइए और शायद रीएलोकेट और रीबैलेंस कर लीजिए? मैं तो कुछ और बोल रहा हूँ दूर जाने का। मेरा ये मतलब है शायद कि मैं उनको ताज़ा मुद्दों पर लेकर
हाँ नहीं, तो वो भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन दूर जाने का मतलब ये है कि मेरे और आपसे भी उन्हें दूर जाने की ज़रूरत है। कि हर दिन बाजार के बारे में सोचने से या ज़्यादा इन्वॉल्व होने से हम हमारे कंपाउंडिंग के साथ नुकसान करते हैं। फॉर्मूला ये है कि सही एसेट एलोकेशन कर लीजिए, सही प्रोडक्ट्स चूज़ कर लीजिए, सही एसेट क्लास का मिक्सचर हो जाए, उसके बाद उस कंपाउंडिंग को अगर हमें इंटरप्ट ना करना हो, तो हर दिन अगर हम देखते रहेंगे इन्फॉर्मेशन को, हम आप हर फंड मैनेजर को सुनोगे, मुझे सुनोगे, कल किसी और को सुनोगे, तो एक स्टिमुलस क्रिएट होता है कुछ एक्ट करने का, कुछ नया करने का, जबकि ये गेम है कुछ नहीं करने का। ये पूरा कंपाउंडिंग का जो गेम है वो ये है कि एक बार अगर शादी हो गई फिर रोज कुछ नहीं करना होता है, राइट, उसे लगे रहना है हमें। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और एक्शन कब करना है, जब या तो आपके पास पैसे की आप नए पैसे आए हैं उस समय जब आपको इन्वेस्ट करना है उस दिन एक्शन करना है, या आपके कोई गोल्स फुलफिल होने आ रहे हैं और पैसे निकालने की ज़रूरत है तब आपको एक्शन करना है। ये लंबे फ्लाइट जैसा है, फ्लाइट ने टेक ऑफ किया तो 10 घंटे तक फ्लाइट तो चलती रहेगी, हमें अंदर या तो किताब पढ़नी है, मूवी देखना है या सो जाना है। तो ये माइंडसेट अगर हमारे दिमाग में हम ले आए तो आप सबकी बात सुनिए, लेकिन उस पर हर दिन एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या आप बात सुनना बंद कर दीजिए। तो ये एक तरीका है बाज़ार में लंबे समय अगर टिकना है तो बाज़ार से उस तरह से दूर हो सकते हैं। दूसरा जो आपका सवाल था कि कौन से पॉकेट से दूर रहना है, मेरा ये मानना है कि ये जो रिस्क है बाज़ार में, वो कभी मार्केट कैप का डायमेंशन सिर्फ रिस्क नहीं बनाता है। ज़रूरी नहीं कि हर स्मॉल कैप कंपनी रिस्की है, और ज़रूरी नहीं है कि हर लार्ज कैप कंपनी सेफ है। रिस्क होता है ख़राब कंपनी में और बहुत महंगे भाव में। तो स्मॉल कैप में, जैसे हमारे स्मॉल कैप फंड में आज की तारीख में 40% पोर्टफोलियो ऐसा है जो 13-14 पी से कम है, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी है और स्टॉक सस्ते हैं, बिकॉज वो सेक्टर लो साइकिल में चल रहा है। तो स्मॉल कैप है लेकिन फिर भी पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो इज़ फेयरली चीप, तो वो रिस्की नहीं है। उसी तरह से लार्ज कैप में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग है फॉर एग्जांपल, जहाँ पे पिछले 2-3 साल में काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग केपेक्स साइकिल की बात हो रही है इंडिया में। दी स्टॉक्स आर एट वेरी हाई वैल्यूएशंस। कंज्यूमर कंपनीज है, एफएमसीजी कंपनीज है, दे आर एट वेरी हाई वैल्यूएशंस। तो वहाँ पे एक रिस्क ऑफ लोअर रिटर्न और स्लोअर रिटर्न बन सकता है। तो ये बहुत अच्छी कंपनीज है, लेकिन इनके भाव बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि आपका पोर्टफोलियो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए अक्रॉस मार्केट कैप्स, across styles and sectors, and across asset classes, so that if something doesn't work in a cycle, in a phase, something else will work. It is like एक क्रिकेट टीम में अगर जो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है जो बहुत अच्छी स्पीड से रन बनाता है, हम 11 के 11 प्लेयर उसको नहीं रखेंगे, हम एक स्पिनर भी रखेंगे, एक फास्ट बॉलर भी होगा, एक फील्डर भी होगा। तो पोर्टफोलियो उस तरह से बनाने की ज़रूरत है। आज की तारीख में हमें थोड़ा महंगा, कुछ कुछ सेक्टर में स्टॉक्स महंगे लगते हैं, जनरली बाज़ार थोड़ा महंगा है अपना हिस्टोरिकल जो वैल्यूएशन होता है उसके सामने, और जो सेक्टर में रिलेटिवली हमें ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखती है वो है बैंकिंग सेक्टर। वहाँ पे पिछले 2-3 साल से काफ़ी बड़ी बड़ी बैंक्स और एनबीएफसीज कंसोलिडेट हुई है, तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। दूसरी तरफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज में एक बहुत ज़्यादा लगाव लोगों को पिछले 1-1.5 साल में आया है। ये बहुत ही हेटेड स्टॉक्स थे 3 साल पहले, आज बहुत ही लव्ड स्टॉक्स है। तो वो भी गलत था और शायद आज भी गलत है। दोनों एक्सट्रीम पे लोग गलती कर सकते हैं। तो ब्लाइंडली जस्ट बिकॉज पिछले 1-1.5 साल में रिटर्न 200 से 400% बना है कुछ कुछ स्टॉक्स में, ज़रूरी नहीं कि ये सेम रिटर्न एक्स्ट्रापोलेट हो। लॉन्ग टर्म रिटर्न बाजार का दुनिया भर का ले लो या इंडिया का ले लो, 12 से 14% के बीच में है। तो अगर किसी ने 300-400% एक साल में दिया है तो यहाँ पे रिस्क हो सकता है, और अपना होमवर्क किए बिना पैसा वहाँ नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी तरह की एसेट क्लास में आप निवेश करते हैं, बिना जोखिम के कुछ भी नहीं आता, और इसीलिए कहा जाता है, और इस तरह की वॉइसेस इसीलिए मायने भी रखती हैं क्योंकि जिस तरह का माहौल है, रेगुलेटर ने भी चिंता जताई है कि निवेशकों का पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है, खासतौर से मिड कैप स्मॉल कैप में। स्ट्रेस टेस्ट की मैं बात करना चाहती हूँ, और यहाँ पर अगर लोगों के जहन में, या आपने अगर डीएसपी के मिड कैप या स्मॉल कैप में पैसे लगाए हुए हैं और अगर आप चिंतित हैं कि यहाँ पर 25% 25 और 50 अगर निकालते हैं, लिक्विडेट किया जाता है फर्म मैनेजर की तरफ से, तो कितना 16 और 32 दिन लगते हैं शायद स्मॉल कैप में, और 9 और 16 दिन के आसपास कुछ मिड कैप फंड में लग रहे हैं। दिनों के पीछे का गणित खासतौर से जो स्मॉल कैप में है वो बताएं। तो इसमें देखिए, पिछले 1-1.5 साल में स्मॉल कैप कैटेगरी का रिटर्न सबसे बेहतर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न शायद 50-60% के आसपास है, जबकि लार्ज कैप कैटेगरी का रिटर्न 30% है।
एंड लॉन्ग टर्म इक्विटी रिटर्न्स 12 से 15% है। तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास काफ़ी अच्छा चला है पिछले एक साल में, जिसके वजह से जैसे आपने बताया बहुत सारे लोग इस एसेट क्लास के साथ जुड़ रहे हैं। उसके अंदर स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में ज़्यादा पैसा आ रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि ये जो स्मॉल कैप्स में स्पेशली पैसा ज़्यादा आ रहा है, वो सिर्फ नया पैसा नहीं है। किसी ने 5 साल 7 साल पहले स्मॉल कैप में SIP शुरू की थी, तो उसके इंस्टॉलमेंट्स आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आज का रिटर्न है इसलिए उसमें लोग पैसा लगा रहे हैं। जैसे हमारे स्मॉल कैप फंड में या हमारे जैसे बहुत सारे स्मॉल कैप फंड में हमने 2017 की तेज़ी से लोगों को एडवाइस करना शुरू किया था कि स्मॉल कैप में जनरली फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं। अगर लार्ज कैप इंडेक्स का फ्लक्चुएशन X यूनिट्स है, तो स्मॉल कैप के ग्रुप का फ्लक्चुएशन शायद 1.1 या 1.2x यूनिट हो सकता है। वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, सामने वेल्थ क्रिएशन भी ज़्यादा होता है, बट एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं बिकॉज छोटी कंपनीज होती है, छोटे सेक्टर्स होते हैं। तो हमने और हमारे जैसे हमारे बहुत सारे पीयर म्यूचुअल फंड्स हैं, हमने लोगों को पिछले 6, 7, 8 सालों से एडवाइस किया है कि आप SIP के ज़रिए इस कैटेगरी में इन्वेस्ट कीजिए, जहाँ पे लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऊपर है और बीच बीच में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, वहाँ के लिए SIP सबसे बेहतर तरीका है। तो इंडिया के आधे इन्वेस्टरों ने SIP का ज़रिया चूज़ किया है। तो जिसने 10 साल की SIP 7 साल पहले शुरू की थी, उसका तो इंस्टॉलमेंट आज भी आ रहा है। वो रिटर्न आज अच्छा हो या बुरा वो तो डाल रहा है। तो वो इस बाज़ार की तेज़ी की वजह से डाल रहा है, वो बोलना गलत होगा। तो वो एक कंपोनेंट है। दूसरा एक कंपोनेंट है जो नया 1-2 साल से शुरू हुआ है और वो देख रहा है कि स्मॉल कैप में बहुत पैसा आ रहा है। तो वो देख के हमारे रेगुलेटर्स का ये ओपिनियन है कि इनको समझना ज़रूरी है कि इस कैटेगरी में फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, और इसको समझे बिना अगर आप इन्वेस्ट करोगे और फिर जब जब फ्लक्चुएशन होगा तब आप नाराज़ हो जाओगे ये बोल के कि अरे ये कैटेगरी जब पैसा लगाया तो 40% रिटर्न था और पैसा लग गया उसके बाद 15% नीचे आ गया। तो आई थिंक सेबी का उद्देश्य ये है कि इन्वेस्टर अवेयर बने कि इस कैटेगरी में सिर्फ रिटर्न को आप चेज मत कीजिए। आपका अगर लंबा समय का टाइम होराइजन हो, 10 साल 15 साल का टाइम होराइजन हो, तो आपको ये सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्ट्रेस टेस्ट का भी आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि स्मॉल कैप में जो 250 स्मॉल कैप स्टॉक्स और उसके बाद जो माइक्रो कैप स्टॉक्स है, जहाँ पे इन्वेस्टर डायरेक्टली जाके आज पैसा लगाते हैं, शेयर बाजार में स्टॉक्स खरीदते हैं, मेरा मानना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है। क्योंकि वहाँ पे आप शायद ये देखते भी नहीं हो कि ये कंपनी का ROE क्या है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। जबकि आप म्यूचुअल फंड के जरिए जब भी इन्वेस्ट करो, वेदर DSP का म्यूचुअल फंड हो या कोई भी और म्यूचुअल फंड हो, फंड मैनेजर के कुछ नियम होते हैं कि कंपनी का ROE मिनिमम 15% के ऊपर हो, ज़्यादातर कंपनी का ग्रोथ रेट अच्छा हो, कंपनी की बैलेंस शीट सेफ हो, कंपनी का मैनेजमेंट ठीक हो। तो ये बहुत सारे जो एक्सीडेंट होने वाले कंपनीज होती है वो ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो जाती है। तो इस प्रोसेस के वजह से पहले तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स रिलेटिवली बेटर मैनेज्ड है वर्सेस बाइंग देम डायरेक्टली। अब इस स्ट्रेस टेस्ट में जो वेरिएबल पे चर्चा हो रही है, ये मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये चर्चा से निवेशक को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बिकॉज हम इसमें क्या बता रहे हैं कि बड़ी कंपनी का स्टॉक अगर हमें बेचना है तो वो जल्दी बिक जाएगा, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा लोग खरीद बेच करते हैं, तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे कंपनी की साइज़ छोटी होती है तो उसमें वॉल्यूम कम होता है। और अगर बाज़ार का जो AUM का मिक्सचर है, उसमें अगर स्मॉल कैप का AUM बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा और अगर फंड मैनेजर को किसी दिन बेचना होगा और वो लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, तो क्या हो सकता है? क्या उसके वजह से कोई पैनिक हो सकता है? क्या उसके वजह से हमारे रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान हो सकता है? तो ये बहुत ही नेक इंटेंट है सेबी का कि हम इन्वेस्टर्स को गाइड करें। मैं ये नहीं बोलूँगा हमें वार्न करना है या डराना है, हमें इन्वेस्टर्स को गाइड या कॉशन करना है कि लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ये सबको भूल जाओ। जैसे हम हमारे स्मॉल कैप फंड में या मिड कैप फंड में जब कंपनी खरीदते हैं, हम उसकी लिक्विडिटी को देख के नहीं खरीदते। हम ये देखते हैं कि क्या ये कंपनी अच्छी है, क्या इसका मैनेजमेंट सही है, क्या इसका 15 से 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, प्रॉफिट ग्रोथ सही है। और अगर ये सब टिक मार्क होता है तो कुछ कुछ कंपनीज हमने 10-10 साल तक पैसा लगा के रखा है। तो हमें ऐसी कोई भी कंपनी में पैसा नहीं लगाना है जहाँ हमें 10 दिन में या 20 दिन में या 30 दिन में पैसा वापस लेने की ज़रूरत पड़े। लेकिन ये एक अलग बात है कि हम पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं। हमारा एवरेज होल्डिंग पीरियड जो है वो 5 से 6 साल है। और इंडस्ट्री के जितने भी अच्छे स्मॉल और मिड कैप फंड्स हैं, इनके सबके होल्डिंग पीरियड्स लंबे हैं।
तो अब मेरा पोर्टफोलियो 10 दिन में लिक्विडेट हो या 50 दिन में लिक्विडेट हो, मुझे एज एन इन्वेस्टर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो 5 और 10 साल के लिए आया हूँ, मेरे गोल्स इतने लंबे हैं। ये डायमेंशन एक इसके लिए इस पे चर्चा हुई या इस पे थोड़ा डेटा कलेक्शन हुआ, सो दैट इन्वेस्टर्स को ये समझ आए कि स्मॉल कैप में सिर्फ रिटर्न देके पैसा नहीं लगाना चाहिए। स्मॉल कैप में लिक्विडिटी स्लो या लो होती है, तो काफ़ी टाइम, अगर 2-3 साल में एक ऐसा पीरियड आ सकता है जहाँ पे लोग अगर बेचने निकले और अगर उनको वॉल्यूम ना मिले तो एनएवी में फ्लक्चुएशन होगा। तो वो फ्लक्चुएशन को जानना ज़रूरी है, एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस दिन बेचने नहीं वाले हो तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा, ये जो स्ट्रेस टेस्टिंग है उसके जो फॉर्मूला है, मैं उसी पर आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे चुनिंदा फाइनेंसर्स ने कहा है कि शायद कोई बदलाव को लेके प्रपोजल भी किया जाएगा। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो शायद फैक्टर इन नहीं किए हैं, जिसकी वजह से उनके दिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा निकले हैं। तो उस फॉर्मूले को लेकर आप क्या कहेंगे? उस पर मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि आगे क्या होने वाला है या रेगुलेटर इसको रिविजिट कर रहा है कि नहीं। इस पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मेरी या हमारी डीएसपी में कोशिश ये होती है कि हम अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं, अच्छी कंपनीज को रखें। और अगेन आई एम सेइंग कि अगर किसी फंड का 50 दिन हो और किसी का 30 दिन हो, उसका ये मतलब नहीं है कि 50 दिन वाला फंड खराब है और 30 दिन वाला फंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है मुझे आप सभी दर्शकों को समझाने के लिए, कि ये नंबर ऑफ डेज से क्वालिटी और नंबर ऑफ डेज से फंड के क्वालिटी को जज करना कंप्लीटली गलत होगा। फंड की क्वालिटी को अगर जज करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उसका रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है वो देखिए, उसका एवरेज वैल्यूएशन क्या है ये देखिए, और उस पोर्टफोलियो कंपनीज का ग्रोथ रेट क्या है। ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ना कि उसके पिछले 1 साल का रिटर्न, जो 90% इन्वेस्टर शायद वही देख के इन्वेस्ट करते हैं, ना कि ये जो पैरामीटर्स आए हैं स्ट्रेस टेस्ट के। मेरे पिताजी मुझे उस दिन बोल रहे थे कि मैंने कुछ पढ़ा कि 22 दिन में फंड लिक्विडेट होने वाला है। तो मुझे उनको समझाना पड़ा कि कोई फंड लिक्विडेट नहीं होने वाला है। ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट है कि अगर हमें पोर्टफोलियो में 25% या 50% का रिडेम्पशन आया तो इतने दिन लग सकते हैं इतने स्टॉक्स को बेचने में। बट अगेन ये थोड़ा बहुत थियोरिटिकल है, बिकॉज काफ़ी टाइम रियल वर्ल्ड में द रियल लिक्विडिटी में भी इवन लोअर देन दिस, और इट कुड बी बेटर देन दिस। एग्जांपल जैसे अभी वर्लपूल यूएस ने अपने इंडिया बिजनेस का स्टेक बेचा, या ब्रिटिश अमेरिकन टबैको ने आईटीसी में स्टेक बेचा। एक ही दिन में, एक ही घंटे में उन्होंने इतना माल बेचा विच वॉज इक्विवेलेंट वर्थ मे बी अ मंथ ऑफ वॉल्यूम। इन 1 आवर दे वर एबल टू सेल बिकॉज इट वॉज अ ब्लॉक डील। अब ये इतना बड़ा माल सामने खरीदने वाला क्यों तैयार हो गया? क्योंकि कंपनी अच्छी थी, लोग तैयार है आईटीसी का स्टॉक खरीदने के लिए। आईटीसी शायद सही एग्जांपल नहीं है बिकॉज लार्ज कैप में आ जाता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कंपनी अच्छी हो आपकी पोर्टफोलियो में, आपको एट अ प्राइस लिक्विडिटी मिल जाएगी, इवन तो आज वो इतनी ट्रेड ना होती हो। तो एज एन इन्वेस्टर अगर आपका टाइम होराइजन लंबा है तो इन सब चीज़ों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।